पहले इंसान अपने घर में रोटी डालेगा या पहले अपने आप को एजुकेट करेगा, इंटेलेक्चुअली ग्रो करेगा? व्हाट कम्स फर्स्ट? फलसफा इंसान को दीन से, मजहब से दूर कर देता है। हाय कितना मुश्किल सवाल कर दिया। मैं तो एक्चुअली रिलीजियस फिलोसफी को मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ एनीथिंग व्हिच इज रिलीजियस कैन नॉट हैव अ फिलोसफी। पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी का फॉर्मूला फेल हो चुका है। इंडियन मिडिल क्लास, बिकॉज ऑफ देयर सेक्युलर माइंडसेट, दे हैव बीन एबल टू ब्रेक थ्रू द केजेस ऑफ रिलीजन। डॉक्टर तैमूर रहमान, teaching at LUM since 20-25 years, has traveled the world, massive exposure. Your vote is one? Yes. And a person walking, a common man walking on the road, his vote is one. ऐसे ही है। For me, it doesn't hold true. The establishment or the military runs the show in Pakistan. It's an open secret. ये बड़ी वजन वाली बात है, सुन लें आप। Problem is right there at the foundational नींव के अंदर घुसी हुई है। And solution is sitting in front of me. Dr. Taimur Rahman is the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. You put me in this position, now I see myself there. Yeah. We need to relegate the position of mullah in Pakistan. कुछ लोग कहते हैं कि I should rescue the nation, कुछ लोग कहते हैं I should be rescued from the nation. At the top positions of Pakistan, they cannot be a non-Muslim. आपने तो सारा रिवील ही कर दिया। अभी प्लान बना ही नहीं था, पहले ही आपने बता दिया कि क्या प्लान है यार। रीजन पूरा नहीं होना चाहिए, आधा पचहत्तर होना चाहिए। Yeah. वो बेसिकली सारे स्पिनोजा के खिलाफ लिख रहे हैं। आपने कहा था ज़कात can never change the condition of a country. याद नहीं आ रहा, सच्ची बात है। अगर सारे इख्तियारात मुझे दे दिए जाए तो 2 मिनट में मसला कर दूं मैं। So when was the last time you came to Karachi? याद नहीं आ रहा, सच्ची बात है। You don't visit Karachi? नहीं, मिलता ही आता जाता रहता हूँ, मगर जब कोई सेमिनार वगैरह, कोई लिटरेचर फेस्टिवल होता है तो फिर मुझे लोग बुला लेते हैं। अच्छा। टिकट मुझे कोई भेज दे तो मैं आ जाता हूँ। बेसिकली अपने जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, सच्ची बात है, इट्स ऑलवेज people somebody sends me a ticket. That's the right way. Why not? Otherwise it'd be too expensive for me, to travel that much. Okay. तो जो मेरे बाहर के टूर्स वगैरह भी होते हैं ना, अच्छा, they are also. ये और सारे, all right. सारे। All right. You were recently you went to Venezuela. वेनेजुएला, Okay. How was वो the भी experience? अमेजिंग, क्योंकि बड़ा हिस्टोरिक टाइम है, क्योंकि वो जंग के बड़े करीब है। Yes, yes. लोग मुझे कह रहे थे आप पागल हो गए हैं, वहाँ जो है जंग हो रही है और आप बीच में फ्लाइट लेके जो है पहुंचे हुए हैं वेनेजुएला। तो बट इट वाज अ हिस्टोरिक टाइम टू बी देयर। कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। तो अभी भी वो सिचुएशन चल रही है, बट या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वहां पे क्या हो रहा है। एंड वो तो फुल तैयार है वेनेजुएलन्स कि भाई हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, जो मर्जी हो जाए, हम तो नहीं, हम तो लड़ेंगे। ये है वो है। क्वाइट अ टेंस सिचुएशन। So did you escape out well or? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। I did my conference and I came back. No problem. ठीक है। फिर डॉक्टर साहब बताएं। You also travel a lot. I also travel a lot. I was in Cambodia अच्छा, 3 months back. how did you find it? I had a great time at the immigration. All of them came in, hounded me कि ये पाकिस्तान से कंबोडिया टूरिस्ट कौन आ गया? अच्छा, Yeah, I think I spent around 30 minutes clarifying them कि who am I, नहीं what am I here for. But once I was in, हाँ, what a great country. मगर वहाँ तो वीजा ऑन अराइवल टाइप। Visa on arrival है, but they were very skeptical on interrogation कि यार ये करने क्या आए हो, हफ्ता रहोगे, सियाम रीप जाना है, phnom penh जाना है, वहां पे क्या करना है, सो पैसे कितने हैं तुम्हारे पास, बिकॉज डॉलर्स होते हैं वहां पे, तो डॉलर्स वर्क। सरप्राइजिंग। अच्छा, मैं एक्चुअली रिसेंटली ना वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं विद थाईलैंड। हाँ, सो आई वाज गोइंग टू थाईलैंड आल्सो, एंड तो वो जो है ना, देयर वाज टेंशन की वजह से, बिकॉज मैं वियतनाम में गया था, इट वाज वंडरफुल। या मगर अब उन्होंने भी वीजा टाइट कर दिया। ओह यस, आई वांटेड टू गो देयर अगेन, बट दे आर रिजेक्टिंग द वीजास ऑफ पाकिस्तानीज। ये पाकिस्तानियों का पासपोर्ट कुछ बेचारा काफी नीचे जा रहा है। वियतनाम ने भी कहा नहीं, you don't know. So, डॉक्टर साहब, अब करना क्या है इसका? What do you think? Where are we going with this, with our country? यार बात यही है कि we have been traveling further and further away from the past 400-500 years of intellectual scientific advance जो हुई है दुनिया के अंदर। हम उसमें उल्टी तरफ
उल्टी गंगा बह रही है, हम सोच रहे हैं कि वो जो एडवांस हुई है वो नहीं हमें कबूल, हमने पीछे की तरफ वापस जाना है। तो हमने वो आइडियाज अडॉप्ट करने हैं जो पिछले 100-200 साल के अंदर बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, चाहे वो इकोनॉमी के अंदर हो, चाहे वो हमारी जाती जिंदगी मैरिड लाइफ के अंदर हो। तो इट्स वेरी डिस्कंसर्टिंग। और हम फ्रेंकली मतलब है, अगर कोई सजेस्ट करे कि भाई ये जो चीजें हैं, ये जो मामलात हैं, ये अब पुराने जमाने के लिए ठीक थे मगर नए जमाने के हिसाब से आपको नए तर्ज पे चलना पड़ेगा, तो इन चीजों को थोड़ा तब्दील कर लें। चाहे वो इस तरह की चीजें हो कि भाई बच्चियों की शादी किस उम्र पे करवानी है, या शादी वैसी किस उम्र पे करनी चाहिए, इस किस्म की चीजें, या फिर कानून हो कि भाई खवातीन के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से कवानीन हो, या फिर जनरली लोगों को इनफ्रेंचाइज करने के कवानीन हो कि भाई हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें मजहब की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर हम इम्तियाजी सलूक करेंगे, या ये अब खत्म हो जाना चाहिए। तमाम चीजों पे हम सोच रहे हैं कि भाई नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान स्टैंड्स एट 143rd नंबर आउट ऑफ 145 कंट्रीज। वी डोंट हैव एक्सेस टू हेल्थ, टू एजुकेशन, स्टंटेड ग्रोथ इज द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान's चिल्ड्रन। सही बात। तो वो बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, जिनको ग़िज़ा नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, how will this happen? Problem is right there at the foundational नींव के अंदर घुसी हुई है। सही कह रहे हो। और सोल्यूशन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, नॉट इन द सेंस के नेसेसरली एज एन इंडिविजुअल, ऑल्दो यू आर पार्ट ऑफ दैट, नो डाउट, मगर सोल्यूशन भी है हमारे पास इस सारी चीज का। और वो ये है कि आज की जनरेशन के पास एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है जिसके जरिए वो विद इन अ जनरेशन लोगों के माइंडसेट को तब्दील कर सकते हैं, इफ दैट टूल इज यूज्ड वेल एंड प्रॉपर्ली। और मिसाल के तो एक इजी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि माइकल सैंडेल के लेक्चर्स जो है हम बैठ के सुनेंगे, वो हार्वर्ड में पढ़ाता है फिलॉसफी, सोच भी नहीं हो सकता था। या MIT में फलाना प्रोफेसर है कि हम उसका तस्वीर भी देख सकें, ये भी तस्वर नहीं। कोई किसी आपको कहीं से उर्दू बाजार से कोई मैगजीन मिल गई, उसमें कोई आर्टिकल मिल गया जिसमें उसके बारे में कुछ लिखा, आप बड़े खुश हो जाते हैं। कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, डॉक्टर साहब, ऑन एवरेज एन इंडिविजुअल चेक्स देयर मोबाइल तकरीबन 300 से 400 दफा। एवरेज पाकिस्तानी 6-6.5 घंटे लगाता है सोशल मीडिया के ऊपर, एंड आउट ऑफ दैट 80-85% टाइम इज स्पेंट ऑन वॉचिंग एंटरटेनमेंट। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, बट आई वांट टू एडमायर यू एंड टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो ये डॉक्टर साहब के you're the only Pakistani, I don't know whether I should call you a YouTuber or not, because you're a professor and educationist at heart. I prefer that. Yeah, so you're the only person I listen to who belongs from Pakistan during my commute. हम कराची वाले हैं, तो हमारा commute होता है 1-1.5 घंटे का। अच्छा, तो उसका मतलब है आपकी सोशल मीडिया 1-1.5 घंटे मजीद और ज्यादा होती है। Yeah, true that. So I listen to your lectures and I've been listening to you since 5 years, more than 5 years now. Very kind, thank you. और मेरा हमेशा मानना ये है कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे that although we might not agree philosophically on a few things, we're a Marxist, or I'm a capitalist at heart, you may say, right, but politically we might not agree. However, people like you are an asset for Pakistan, and I strongly believe कि आप जैसे लोग not only politically, socially, in every which way should come forward and rescue the nation, because आगे तो मुझे, if you see, I am an optimist at heart, but pessimistically देखें तो अंधेर है। तो कहीं ना कहीं I think you, me or anyone who the society has given, मेरा तो ये बिलीफ है कि अगर आप पाकिस्तान जैसे मुआशरे में किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, तो सोसाइटी में जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया है या बुरा भी किया है, they have pushed you forward. So society has brought you to this position, so I think it's important that you give back, and you're giving absolutely your own way by teaching at university, by giving these YouTube lectures. So it's great to finally come in contact. Very kind of you, very kind indeed. कुछ लोग कहते हैं कि I should rescue the nation, कुछ लोग कहते हैं I should be rescued from the nation. So I don't know which is true. God only knows. But let me also appreciate the work you've done, Shahrukh. I think I became familiar with your work जब आपने
बुक बडी वाला सारा सिलसिला शुरू जी, किया, लोगों से कहा कि किताबें पढ़ा जी, करें। जी, तो आई थॉट ये तो बड़ी अच्छी बात है, किताबें तो पढ़नी चाहिए। बट देन सम ऑफ योर वर्क, नॉट जस्ट कवरिंग बुक्स बट कवरिंग वेरियस सोशल इश्यूज वाज सुपर्ब। फॉर एग्जांपल, जो आपने सीरीज ऑफ लेक्चर्स किए जिसमें आपने एड्रेस किया जादू को और जिन्नात को, या मुख्तलिफ किस्म के, हजारों किस्म के मुख्तलिफ सुपरस्टिशंस को आपने एड्रेस किया, जो हमारी सोसाइटी में आम फैले हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आई थिंक दैट वाज वेरी करेजियस एंड दैट वाज वेरी गुड। और मैं तो मैंने खुद उसमें बड़ा कुछ सीखा कि वो जो अंगूठियां उन्होंने पहनी होती हैं उसमें जो मुख्तलिफ रंग हैं, multi-billion dollar industry. It is the colors, the stones, how you wear it, हैरान कौन, किस उंगली में पहनना है, कितनी देर तक पहनना है, किस कलर का पहनना है, all of this. और पूरी साइंस सबके नीचे इकोनॉमिक्स है, सबके नीचे बिजनेस है। बट डॉक्टर साहब, जो पहली हमारी डिस्कशन थी जी, जिसमें मैंने कहा कि किन लोगों की तादाद ज्यादा है, I want to answer this question. Okay. अच्छा, the other day I was working out in the gym, तो अक्सर लोग मिल जाते हैं कि यार बुक बडी, ये आपने अच्छी वीडियो बनाई है वो। तो the gentleman came to me and he was my well wisher. कहता, शाहरुख, you're doing a great job, लेकिन आपको एक एडवाइस देनी है। यार, ये जो आप मजहब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ना, and you critique the clergy, मुल्ला के बारे में आप तनकीद करते हैं, यार इसको ना किया करें, डोंट गेट इनटू दीज वाटर्स। तो मैंने उसको जवाब दिया, आई थिंक दिस इज एन आंसर टू योर कमेंट एज वेल। ओके, मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि किसी भी मुआशरे में ना न्यूट्रल लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रल और खामोश लोगों की। साइलेंट मेजॉरिटी इज ऑलवेज द रियल मेजॉरिटी। ये जो हमें नजर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, द राइट विंगर्स, बिकॉज दे शाउट एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स, हमें लगता है कि इनकी तादाद ज्यादा है। तो मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, आई थिंक you're in the same league, ये जो साइलेंट मेजॉरिटी ना, न्यूट्रल, इनको आपने अपनी तरफ करना है, ये बात। एंड इफ दे डेवलप अ वॉइस, आई एम श्योर द ट्रेजेक्टरी ऑफ पाकिस्तान विल चेंज। आई एम वेरी वेरी श्योर। बहुत सही बात। So I think your analysis is spot on. Yeah. बिल्कुल दुरुस्त है। जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको तो नहीं आप, उनकी सोच नहीं आप तब्दील कर सकते, मगर साइलेंट मेजॉरिटी को आप विन ओवर कर सकते। तो ये बताएं डॉक्टर साहब, आपने फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं आप, so what is the role of philosophy in the growth of a nation? किसी भी मुल्क के लिए, किसी सिविलाइजेशन के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए फलसफे का क्या इंपॉर्टेंस है? दिलचस्प बात ये शाहरुख, सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि जब जो यूनिवर्सिटीज है ना पाकिस्तान में, उनमें जिस तरह लम्स है, ठीक है, लम्स में जो फलसफे की क्लासेस है ना, अनफॉर्चुनेटली सबसे कम स्टूडेंट्स उस क्लास में। रियली? जी, क्योंकि सर ये है कि फलसफा लीड्स टू पढ़ता है जिसने कोई काम नहीं करना। अब वो भी एक एस्पेक्ट है, बट एज यू नो कि आई मीन फिलोसफी में रिलीजन पे भी बड़ी डिस्कशन डिबेट है, मगर दूसरा ये है कि फलसफा तो वो बंदा पढ़ेगा जिसने कोई काम नहीं करना जिसने। एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। Exactly. It's the other way around. Exactly. कोई भी मुल्क फलसफे के बगैर, आप जर्मन नेशन को देख लें, अमेरिकन, जॉन रॉल्स का फलसफा पूरी अमेरिकन नेशन को चलाता है। Exactly. इसी तरह इमैनुअल कांट हैं, नीचा हैं, हाइडेगर हैं, they have changed the way people think in Europe. Exactly right. So exactly मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, और वो ये कि इनफैक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल उलट होना चाहिए, क्योंकि नंबर एक तो ये फलसफा जो है ना तमाम उलूम की माँ है। ट्रू, पहली बात तो ये, और ये कोई बंदा डिनाई भी नहीं करता, कोई भी नहीं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक्चुअली जब आप साइंस पढ़ रहे होते हैं तब भी आप फिलोसफी ही पढ़ रहे होते हैं। मेरे पास पीएचडी है, वो जो मेरा पीएचडी का डिप्लोमा है ना, उस पे लिखा है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ट्रू। अच्छा, दूसरा ये कि जो जदीदियत जो यूरोप के अंदर पैदा हुई, जिसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं, जिसको टेक्निकली हम डेकार्ट से शुरू करते हैं, उसमें, और हम सब एक्नॉलेज करते हैं कि यूरोप उससे पहले डार्क एजेस में था, जी बेकार था, फजूल था, कुछ भी नहीं था। फिर शुक्र है कोई रेनेसांस हुई और कुछ जाग लगी, और फिर आगे बढ़े, रेफॉर्मेशन हुई और एनलाइटनमेंट आई। दिलचस्प बात यह है कि वो उसका जो अर्ली पीरियड है, रेनेसांस जिसको हम कहते हैं, जिसमें ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ, वो शुरू होती है एज एन आर्ट मूवमेंट। ट्रू। तो ये तो पहली बात ही रिजेक्ट हो गई कि आर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। True. आर्ट के जरिए वो नए ह्यूमनिस्ट आइडियाज पहले फैले। फिर नेक्स्ट लेवल पे वो डेवलप होती है फिलोसफी की बुनियाद पर, एंड इट रियली बिगिंस विद डेकार्ट, लाइबनिज, स्पिनोजा, लॉक, ह्यूम, बार्कले, बिशप बार्कले, फ्रांसिस बेकन, रॉजर बेकन,
और फिर उसमें से धड़ल करके इतनी बड़ी साइंटिफिक, उसमें से निकलती है रेवोल्यूशन जी, फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन से साइंटिफिक रेवोल्यूशन डेवलप होती है, नॉट द अदर वे। और फिर उसमें आप देखते हैं न्यूटन और ये सारे लोग जो है ना, वो एकदम पास्कल वगैरह ओए तब्दील करके रखते हैं। एब्सोल्युटली। तो जो जदीद यूरोप ने पूरी दुनिया के ऊपर गलबा हासिल किया, उसकी शुरुआत है बेसिकली एक आर्ट मूवमेंट में, आयरॉनिकली, उसके बाद एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट में, और उसके बाद फिर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट में, और फिर उसके बाद एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, साइंटिफिक बेसिस पे जो उन्होंने पूरी अपनी इकोनॉमी तब्दील की। तो हम पता नहीं, हम इन सारी स्टेप्स को जो है ना इग्नोर करते हैं, और फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन से तो हम ऐसे भागते हैं जैसे कि ये कोई अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक तो ये कि आपने कहा फलसफा पढ़ने से आप, वो कहते हैं ना यार तू फलसफी बन गया है, तुमने ज्यादा पढ़ लिया, यू आर नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, यू बिकम एन आर्मचेयर फिलोसोफर। एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि फलसफा इंसान को दीन से, मजहब से दूर कर देता है। अच्छा, इसमें मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई ऑल्सो रीड अ लॉट अबाउट फिलोसफी, आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज अबाउट फिलोसफी। बिल्कुल, लाइक यू सेड, मेरा तो ये मानना है कि फिलॉसफी से बड़ा कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। और जब आप जो भी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज आपको क्वेश्चन करना सिखाती है, डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम। बिल्कुल, सोक्रेटिस साहब का भी था कि ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। सही बात। सो द मोमेंट यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ एंड द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, देन एक्चुअली लाइफ स्टार्ट्स। मैंने भी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से डॉक्टर साहब आपको बता रहा हूँ कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि पहले ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करो। जब जेब में पैसे होंगे ना, तो देन योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग इन अ टोटली डिफरेंट वेवलेंथ। आप क्रिएटिवली बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाओगे, आपको थॉट ट्रिगर्स आएंगे। डिपेंडेंट नहीं है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर, कि आप यू हैव टू मेक बोथ एंड्स मीट। सही बात। तो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, उसके बाद जब आपको फलसफा पढ़ोगे और आपको क्रिएटिवली अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने इंडिविजुअली अपने आप को चेंज करना शुरू करोगे, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन हाउ योर mind works. Very true. And how philosophy can actually have an impact on how you conduct yourself personally, professionally, on a national level. लेकिन यहाँ पे हम सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं सवाल क्यों कर रहे हो? Actually जो आपने बात की वो बड़ी मार्क्सिस्ट है। Think about it. Because असल में समाज की जो एक तरह से जो उसका ढांचा है, उसकी जो बुनियाद है, वो इकोनॉमिक्स है। उसकी एक रैशनल फाउंडेशन भी है उस इकोनॉमी की, इसमें कोई शक नहीं, वो एक और डीपर लेवल है। मगर जो एक्चुअली इसकी ऑपरेट करने का तरीका है वो तो इकोनॉमी है। और पर्सनली भी, अच्छा मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ। जब मैं पढ़ के वापस आया ना, मेरी माँ बड़ी डाडी है, तो जब मैं पढ़ के वापस आया ना अमेरिका से, तो मेरी माँ ने कहा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब दफा हो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो। गुड। हाँ, हमने कुछ नहीं देना अब, और मेरा काम था तुम्हें पढ़ाना, अब तुमने बाकी खुद करना। कोई गाड़ी गुड़ी भी नहीं लेके दी, मोटरसाइकिल भी नहीं लेके दी, मैंने साइकिल पे मैं जाता था पहले, जाके मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में। तो दैट वाज अ वेरी पावरफुल बट अ वेरी गुड लेसन, बिकॉज शी सेड अपने पैर पे खड़े हो, फिर जो मर्जी करना करो, इनकलाब करो, जो मर्जी करो, जो मर्जी। सो दिस इज वेरी ट्रू दैट इफ यू स्टैंड अप, अगर एक कौम की हैसियत से भी इसको देखें कि जो कौम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, वो तो हमेशा फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर होगी, और जो कौम दूसरों के आगे हाथ फैलाएगी वो फिर कोई इंडिपेंडेंट फैसला भी नहीं कर सकती बैनुल अक़वामी सतह पर। इट्स सिमिलरली ट्रू फॉर द इंडिविजुअल। अगर आपको तोड़ के डिपेंडेंट बना दिया जाए तो फिर आप एज एन इंडिविजुअल भी ग्रो नहीं कर सकते। इसमें बल्कि जो मार्क्सिस्ट पहलू है वो है ये, जो मार्क्सिस्ट पहलू एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको पसंद है और लिबरलिज्म के साथ जुड़ता है, वो इस सेंस में जुड़ता है कि वो जो एजेंसी है जिसको के लिबरल फिलॉसफी भी और एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी भी एक ह्यूमन एसेंस मानती कि भाई आप अपना फैसला खुद करें, आप अपनी to put it in terms of that you would appreciate, नीचे की terms में अगर हम उसको करें कि you define your own values, you define your own narrative, exactly, you define what life will mean for you, you define what the essence is of your life. You see, existence precedes essence, so you define your own essence. आप खुद फैसला करते हैं, मगर आप उस पोजीशन में नहीं अगर हैं इकोनॉमिकली फैसला करने की, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। Then आपकी essence जो है ना is defined by others. That unfortunately becomes the lot of the vast majority of people. So डॉक्टर साहब, आपके फेवरेट कार्ल मार्क्स आपका कहना था कि the history of mankind is a history of class struggle. जी. So my question is,
कि पहले इंसान अपने घर में रोटी डालेगा या पहले अपने आप को एजुकेट करेगा, इंटेलेक्चुअली ग्रो करेगा? व्हाट कम्स फर्स्ट इन केस ऑफ सिनारियो इन पाकिस्तान के पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इज $1643। इसको अगर आप पर मंथ इनकम में कन्वर्ट करें तो 38,000 है। वी आर अ पुअर कंट्री। ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी 38,000 रुपए कमा रहा है जीडीपी पर कैपिटा के साथ। ग्रॉस नेशनल इनकम भी निकालें वो भी इसी के आसपास ही है। बिल्कुल। अब एक मुल्क जहां पे अब कंपैरेटिवली अ सिंगापोरियन not adjusting for inflation and currency earns 2.8 million rupees a month. एक सिंगापोरियन का सोच का वेवलेंथ और एक पाकिस्तानी की सोच का वेवलेंथ आर poles apart. And here we are discussing Shahrukh teaching philosophy and Dr. Taimur Rahman teaching political science and philosophy. वो कहते हैं यार हमारे घर में रोटी तो डालो पहले। आप बात कर रहे हो कि यार इमैनुअल कांट को पढ़ो और हाइडेगर और नीचा के विल टू पावर के ऊपर चलो। मुझे पहले रोटी तो दो। So in case of Pakistan, what do you think? Where do we need to go to address this matter? पहले लोगों को रोटी देंगे? Because I have a dovetailing question ठीक है to this also. So बताएं what do you think? पहले इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। Okay. हाँ देखो रोटी देने का जहां तक ताल्लुक है मीन्स कि देयर इज अ गिवर, मगर वो रोटी कोई प्रोड्यूस कर रहा है फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो उसमें और पीछे जाते हैं एक स्टेप। उसकी प्रोडक्शन का भी कोई तरीका है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ and that's where the game is. और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ने किसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे डेवलप किया है। उस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के पीछे कोई फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। ये इस तरह पूरा एक ट्रेन चलती है। ठीक है। सो अगर आपने समाज को, इट साउंड्स आयरॉनिक क्योंकि लोग अक्सर तासर ये देते हैं मार्क्सिस्ट के बारे में कि जी इनके लिए आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं, मटेरियल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, मगर दिस इज रॉन्ग। ये मार्क्सिज्म की गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर यही इंपॉर्टेंट होता तो मार्क्स ने सारी जिंदगी ब्रिटिश लाइब्रेरी में ना गुजारी होती डेवलपिंग न्यू आइडियाज। आइडियोलॉजिकल थियोरेटिकल डेवलपमेंट किसी सोसाइटी की बहुत जरूरी है। वो अगर अगले लेवल पे पहुंचेगी सोसाइटी तो फिर वो अपने बाकी सर्कमस्टांस भी ठीक करने में कामयाब होगी। अगर वो नहीं उस हायर लेवल ऑफ रैशनैलिटी पे पहुंचती तो भाई वो इसी तरह ही बेचारी सिसकती मर जाएगी सोसाइटी। जिस तरह के बहुत सारी सिविलाइजेशंस पूरी की पूरी बर्बाद हुई हैं बिकॉज दे डिड नॉट मॉडर्नाइज इनफ। आपके सामने आजकल तो वैसे पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है, मगर माजी में मायंस, इनकास, रेड इंडियंस, एबोरिजिनल्स की पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो गई। क्यों तबाह हुई? इसलिए तबाह हुई बिकॉज दे डिड नॉट प्रोग्रेस। और अगर आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे तो हिस्ट्री आपको रौंद देती है। लेकिन अगेन व्हाट्स द स्टेप दैट You and me need to take? अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और मेरा आपको प्रपोजल भी है आज के पॉडकास्ट के थ्रू जी कि वी नीड टू क्रिएट सम क्लीक इन पाकिस्तान ऑफ रैशनलिस्ट, आपने कहा था, ऑफ पीपल हु बिलीव इन द साजिशी जो मजहबी प्रोपेगेंडा है। आपने तो सारा रिवील ही कर दिया, अभी प्लान बना ही नहीं था, पहले ही आपने बता दिया कि क्या प्लान है यार। आपको अच्छी साजिश नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई साजिश नहीं है। ठीक है। आई वॉन्ट द ऑडियंस टू टेक ऑल माई वर्ड्स एट फेस वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। कि people who think, who believe in the power of reason, who believe कि आगे अगर पाकिस्तान ने जाना है तो पुरानी सोच, आज से सदियों पुरानी सोच से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। People will go ahead, Pakistan will go ahead when we think on the lines of science, technology, mathematics, and use the power of rationality. So if I have to ask you, because आप एक politician भी हैं, if I have to ask you, very bad one. मेरे बयान को खास सियासी नहीं होते। Okay. आपने कहा ना the ontology and epistemology. I think वो उसको थोड़ा we can tone it. We'll have to figure out a way of toning it. सही कह रहे हैं। हमें इसके वैसे so just to backtrack a little bit. पहले आपने एक बात की जो आप नौजवानों को कहते हैं कि भी अपने पैर पे खड़े हो, मैंने भी वो एग्जांपल दी। जी। क्या वो फिर इनवैलिड है अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियाज पहले ज्यादा जरूरी हैं? पहले सेक्शन में हमने कहा कि भाई पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, दूसरे सेक्शन में हमने कहा आइडियाज बड़े जरूरी हैं। तो वी आर ऑपरेटिंग एट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ
of examining the question. Yeah. एक सवाल है कि एक इंसान जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है मगर किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल ब्लॉक की वजह से पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा, उसको आपने अपने पैरों पे खड़ा करना है ताकि वो अपने आप को इमेंसिपेट कर सके टू गेन द नॉलेज दैट ही कैन गेन. दिस इज अ क्वेश्चन एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल. Yeah. दूसरा जो सवाल था वो ये था कि अगर आपने समाज की तब्दीली की बात करनी है Yeah. तो किधर से शुरू करना है. Yeah. तो वो सवाल है एट द लेवल, वो उधर उसमें आपको आना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडियाज. Yeah. तो ये दो डिफरेंट इस वजह से क्वेश्चंस महसूस होते हैं. दे नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर बट द लेवल्स ऑफ एनालिसिस एंड द टारगेट ऑडियंस फॉर ईच ऑफ दीज इज डिफरेंट. अच्छा, एक ओके क्लैरिफाई करना जरूरी समझते ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा मे बी अ बिट सेंसिटिव एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन. जी, देखिए, मैं नहीं जवाब दे रहा हूं. if you dissect the society of Pakistan, जी. we are driven by religion. वो लॉरेंट गेयर की आई थिंक बुक है, 7 Lives of Pakistan. लॉरेंट गेयर की नहीं, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम. Declan Walsh, आई थिंक 7 Lives of. नहीं था. नहीं, वो तो कर्टनी वॉल्श था वो. सॉरी, माय मिस्टेक. उसमें वो पहला चैप्टर लिखता है इंशाल्लाह नेशन. ठीक है, उसका पहला चैप्टर है ही इंशाल्लाह. ठीक है. तो मेरी जो अगली किताब है 100, उसमें भी पहला जो चैप्टर है वो टाइटल नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेज इन द एक्सप्रेशन इंशाल्लाह. बिल्कुल. So we are very much connected. We as a nation are very much connected to God and our religion, Islam. We are. Yeah. We are. Yes. So in a society which is driven by religion, which is driven by rituals, which is driven by dogma, ऐसी सोसाइटी में हम लोग बात कर रहे हैं फलसफे की, हम लोग स्पिनोजा की बात कर रहे हैं, नीचा की बात कर रहे हैं, हाइडेगर की बात कर रहे हैं, कांट की, मार्कस ऑरेलियस को कह रहे हैं, सोक्रेटिस को कह रहे हैं, एरिस्टोटल से कहानी, प्री सोक्रेटिक बातें कर रहे हैं. बिल्कुल. So in a society where religion is paramount and you cannot question it, and here we are, we are talking philosophy. अब फलसफे का बेसलाइन रूल ये है, और मैं तो एक्चुअली रिलीजियस फिलोसफी को मानता ही नहीं. मैं कहता हूँ एनीथिंग व्हिच इज रिलीजियस कैन नॉट हैव अ फिलोसफी. केयर के गार्ड को नहीं फिरा उसकी तो एब्सोल्युटली क्योंकि व्हेन यू, व्हाट आई थिंक इज कि फलसफा क्वेश्चंस अ ट्रांसेंडेंटल गॉड. ओके. एंड इट क्वेश्चंस एवरीथिंग. सो इफ आई से कि प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, you can give n number of arguments against it and for it, but nothing can prove it. Nothing can prove it. It cannot have a 1 + 1 = 2 answer. It's faith, and faith is belief in the absence of evidence. अब ये है premise. अब सवाल ये है कि हमारा जो सोसाइटी है वो तो फेथ पे चलती है, वो तो ईमान पे चलती है. हम सफर से पहले सफर की दुआ पढ़ते हैं कि हमारा सफर सही तरह गुजर जाए. डॉक्टर हूद भाई कहते हैं कि भाई वो जो ड्राइवर है उससे बोलो सही तरह चलाए. ही शुड नॉट बी हंगओवर या वो किसी एडिक्शन का शिकार ना हो. ही शुड बी राइट इन द कंट्रोल ऑफ हिज द व्हीकल दैट ही इज ड्राइविंग. तो ऐसे में हाउ आर वी और हाउ विल वी बी एबल टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल, द थॉट ट्रेजेक्टरी ऑफ पीपल, जिनका आगाज ही मजहब से और फेथ से हो रहा है. हाय, कितना मुश्किल सवाल कर दिया. अच्छा, 2 लेवल्स पे आपको जवाब देना चाहूंगा. पहला तो जो आपने फलसफे के हवाले की अब एक डेफिनेशन की है, उस पे थोड़ी सी मैं उसको थोड़ा सा मैं हिला देना चाहता हूँ. क्योंकि जिस तरह से आपने फिलॉसफी को डिफाइन किया है, इसमें कोई शक नहीं कि मॉडर्न फिलॉसफी में खास तौर पे यही डोमिनेंट स्ट्रीम रही है. इसमें कोई शक नहीं. मगर ये भी एक फैक्ट रहा है खास तौर पे एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में, जो कि जिसके कई रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं जो कि क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं. आप समझ बिल्कुल थीइस्टिक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट है. ही बिलीव्ड इन द एग्जैक्टली राइट. मगर उसके अलावा भी अगर आप हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी उठा के देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, 2 चीजें नजर आएंगी. एक ये कि वो चीजें जो प्योर फिलॉसफी में शुरू हुई थी वो रिलीजन में कन्वर्ट हुई. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो न्यू प्लेटोनिज्म की है कि प्लेटो ने एक फलसफा दिया, प्लोटाइनस के इन्फ्लुएंस के तहत वो एक मिथोलॉजी बना, और फिर जूइश और इन्फ्लुएंस यानी कि जो सेमेटिक जुडिज्म जो आ रहा था जिसमें सुमेरियन अकेडियन इन्फ्लुएंस बहुत था,
उसमें जब ग्रीक फिलोसफी प्लोटाइनस के जरिए मिक्स होती है तो उसके नतीजे में क्रिश्चियनिटी डेवलप होती है। ये एक बड़ा आम थीसिस है, ये मैंने कोई नई बात नहीं की। बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है क्रिश्चियनिटी की वो सारी प्लेटो से ली गई है। सो इन दैट सेंस, अच्छा फिर एक तो ये एस्पेक्ट है कि फलसफा अक्सर जो है वो प्योरली एथियस्टिक नहीं रहता, और प्लेटो की टाइमियस वगैरह, डेमियर्ज वगैरह आप ये सब जानते ही होंगे, तो उसमें भी ये सारा एलिमेंट मिस्टिसिज्म का पहले से मौजूद है, बहुत सारे फलसफे में मौजूद है उसकी तारीख में, ऑल्दो उसकी एपिस्टेमिक या मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन में नेसेसरली नहीं है। दूसरा मामला ये है कि जिस तरह रसल जो है वो एक पूरा फलसफे का एक पूरा हिस्सा जो है उड़ा देता है, क्योंकि वो कहता है मैं इसको फलसफा नहीं मानता। मगर मैंने जब कोपलैंड की किताब पढ़ी और उसके साथ फिर उसमें मुझे दिलचस्पी हुई कि जो रिलीजियस फिगर्स हैं उनका फलसफा क्या है, तो दे एक्चुअली क्वाइट फैसिनेटिंग। उसमें मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी के अंदर जो डिबेट थी नॉमिनलिज्म और रियलिज्म के दरमियान, वो कमोबेश वही डिबेट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि बेसिकली प्लेटो और एरिस्टोटल में हो रही है, मगर वो अब हो रही है क्रिश्चियनिटी की अपनी टेरेन पर। उसको वो टोटली क्या कहना चाहिए, रसल जो है ना इग्नोर कर देता है, जो मेरा ख्याल है इज नॉट राइट। इसी तरह डन स्कॉटस और विलियम ऑफ ऑकम की बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्लो डेवलपमेंट मगर नॉनदलेस डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर थॉट, हालांकि वो खुद कट्टर रिलीजियस फिगर्स हैं, ठीक है। सो इस वजह से मैं उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहता। इस्लामिक फिलॉसफी में सिमिलरली हमारे पास रवंदी और अबू बकर अल राजी जो कि आउट एंड आउट बेसिकली एथियस्ट हैं, दैरिये हैं, वो बड़ी डिटेल्ड क्रिटिसिज्म करते हैं थियोलॉजी की, और इनफैक्ट फिर इब्न रुश्द की बड़ी जबरदस्त, नहीं वो बाद में आते हैं ना, दीज आर अर्ली 8th-9th सेंचुरी, वही मैं बताने लगा कि वो कैसे आगे बढ़ती है सारी कहानी। अच्छा, फलसफा अल फराबी, इब्न सीना वगैरह, इन स्केप्टिक्स जो इस्लामिक स्केप्टिक्स हैं, प्योर स्केप्ट जिनको कहते हैं हम, और जो थियोलॉजियंस हैं उनके दरमियान पोजीशन ले रहे हैं, इस तरफ नहीं लेते, बिकॉज इब्न सीना प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और ट्राइज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थ्रू लॉजिक। तो वो अपना एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। फिर गजाली is on the side of the theologians and the mystics, the Sufis जिनको आप so what do you think about Ghazali's thought? I think जो occasionalism है, occasionalism से आप agree करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Okay. हाँ, वो तो बिल्कुल occasional, डॉक्टर साहब occasionalism ही तो पाकिस्तानियों के दिमाग की रूट के अंदर बैठा हुआ है। Exactly, सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, मुस्लिम civilization। Yeah, absolutely. So that is where the problem is. तो ये अशाराइट जो स्कूल ऑफ थॉट था, ये तो बहुत एंटी साइंटिफिक है, इसमें कोई शक नहीं। खैर, एनीवे मैं कह ये रहा हूँ कि बड़ी रिच वो एक डिबेट रिलीजन की टेरेन में हो रही है, मगर वो है फिलोसॉफिकल डिबेट, ये रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो मेटाफिजिकल डिबेट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तो मेरी सब, और फिर ऑफ कोर्स डेकार्ट, आप फेमिलियर होंगे, अगर आप पढ़ा भी शायद आपने हो, तो वो जो कहता है कि डुअलिज्म, डेकार्ट्स डाउट, तो वो ये कहता है ना कि जो स्पिरिट है वो कैसे जानती है कि एक्सटेंशन जो है, जो मैटर है, उसके साथ कनेक्ट कैसे करती है, क्योंकि वो अपने सोलिपिज्म से आगे नहीं आ सकता। तो वो क्या मेडिटेशंस में क्या फिर इस्तेमाल करता है, वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही यूज करता है, वो सेंट्रल है टू डेकार्ट। फ्लो में ठीक। सो हम ये देखते हैं कि इनफैक्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी अप टिल, और कांट क्या कहता है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कि आई वांट टू क्रिएट सफिशिएंट डाउट अबाउट रीजन, ताकि क्रिश्चियनिटी he had to accommodate religion. Yes, yeah, he had to accommodate religion. वो बड़ा कोई हार्डकोर किस्म का एथियस्ट हो, that's not, that's Spinoza, that's Spinoza. Spinoza पे इल्जाम था उस जमाने का कि ये तो बिल्कुल हमें जो है ना दैरियत की तरफ लेके जा रहा है। Anyway, so मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, do you agree with the Spinoza's idea of God, by the way? Spinoza is absolutely internally consistent and brilliant. Okay. और अगर लोग जानना चाहते हैं कि स्पिनोजा का एक्चुअली जो ये पूरा पीरियड ऑफ हिस्ट्री है ना, इसमें जो मेन एक तरह से फिगर सामने आता है ना, वो स्पिनोजा है। Agreed. इतना बड़ा फिगर है कि उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में, इवन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में, इन माय ओपिनियन। इस पे जोनाथन इजराइल की बड़ी खूबसूरत 3-part किताब है,
रेडिकल एनलाइटनमेंट, मॉडरेट एनलाइटनमेंट पे। हाय हाय हाय, क्या गजब की रिसर्च है वो। उसने स्पिनोजा को वहां उठा दिया, उसने कहा है, एक्सप्लेन किया है कि ये जितने लोग, कांट इंक्लूडेड, ये जितने लोग बहस कर रहे हैं ना कि टू मेक स्पेस फॉर रिलीजन, रीजन पूरा नहीं होना चाहिए, आधा पचहत्तर होना चाहिए, वो बेसिकली सारे स्पिनोजा के खिलाफ लिख रहे हैं। ही इज द मेन फिगर जिसके जो मेरा जो सवाल था, जो सेंसिटिव सवाल था, दूसरा वाले, वो सवाल ये था कि इफ यू बिलीव इन स्पिनोजा's idea of God, which is not transcendental, no, so do you agree? I think that's the most internally consistent idea, because the dualism I'll explain against the spirit. मैं explain करता what we are taught. Yes, I accept that, but let me explain. जी Internal consistency स्पिनोजा में है, बिल्कुल है। इंटरनल कंसिस्टेंसी ड्यूलिस्टिक सिस्टम में नहीं है। मैं समझता हूं कि मोनिज्म जो है फलसफे के मैदान में, वो ही इंटरनली स्टेबल है। या तो आप आइडियलिस्टिक मोनिस्ट हो जाएं, वो भी इंटरनली कंसिस्टेंट है, या आप मटेरियलिस्ट मोनिस्ट हो जाएं, वो भी इंटरनली कंसिस्टेंट है। जो डेकार्ट का ड्यूलिज्म है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये मैं बिलीव करता हूं। इसलिए मैं स्पिनोजा के करीब हूं, डेकार्ट से दूर हूं, ठीक है ना, इस मामले पर। हमें क्या पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और उसका हमारी डेवलपमेंट से किस तरह से ताल्लुक, जो आपका पहला सवाल था, जो असल आपका सवाल है, अब उस तरफ आ गया वो ये है कि साइंस के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, सीधी बात। और साइंस जो है ना, वो रीजन की बुनियाद पे खड़ी है, वो लॉजिक और एविडेंस की बुनियाद पे खड़ी है, और वो इन बुनियादों पे खड़ी है कि जो मैटर है ना, जो मटेरियल चीजें हैं जिसके हम भी बने हुए हैं, वो नंबर एक ये कि डेफिनेट लॉज ओबे करती है, और वो लॉज उसके अंदर है उसकी क्वालिटीज की वजह से, बाहर से नहीं इंट्रोड्यूस है। और ये नहीं है कि मैटर की चीज जो है ना, वो हर इंस्टेंट में टूटती और फिर पैदा होती, टूटती और फिर पैदा होती है, जो कि एक आर्ग्यूमेंट थी जिसको इस प्रेमिस पे पैदा किया गया कि अगर मैटर जो है खुद कोई एक्शन करता है तो ये फिर हम ये कह रहे हैं कि गॉड इज नॉट omnipotent, बट दिस नॉट, that's absurd. That's an absurd argument to make. So matter के अपने असूल हैं, अपने कवानीन हैं, और साइंस जो है वो उन असूल कवानीन को एविडेंस की बुनियाद पे समझने की कोशिश करती है। So साइंस ये कहती है, जो कि फलसफे से ही निकली है, एक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से निकली है, जिसमें स्पिनोजा का बड़ा अहम किरदार है। तो साइंस ये कहती है कि मैटर ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है, नंबर एक। नंबर दो, मैटर जो है वो सर्टन असूल फॉलो करता है, वो लॉज टूट नहीं सकते, और वो जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो उन मैटर की अपनी क्वालिटीज की वजह से पैदा होते हैं, उसके अंदर हैं, बाहर से नहीं आ रहे, उसके अंदर कोई और कुव्वत नहीं पैदा कर रही है, वो उसी की क्वालिटीज हैं। H2O की क्वालिटी है कि उसने छक यूं जुड़ गया, ठीक है जी। और तीसरी ये बात कि क्या नाम है, हम इन चीजों को, इन लॉज को रैशनली ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दे आर ग्रास्पेबल बाय अस। ये जो, लेकिन डॉक्टर साहब अब इसमें लेट्स हैव अ कंपैरिजन विद इंडिया जी एंड इंडियन सोसाइटी। सो आपने जो भी बातें कही, आई थिंक दे मेक एब्सोल्यूट सेंस, एंड वी हैव बीन टॉट साइंस राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल। हमें साइंस भी पढ़ाई, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री, पूरे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बेसिक साइंस पढ़ाई जाती है, ऐसे ही। एंड वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल रिलीजन इस्लाम। अब आप वीज़ावी कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडिया, ठीक है। इंडिया is a secular country, is a declared secular country. Now let's see the trajectory of both the countries. अगर आप इंडियन सोसाइटी का सोशल फैब्रिक देखें, it's very very different. Especially the Indian middle class has thrived like anything. You see the Silicon Valley, दुनिया के टॉप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, टॉप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, टेस्ला ले लें, Oracle, Facebook, Twitter, you name it, Indians are there. What I feel is, my analysis is that the Indian middle class, because of their secular mindset, they have been able to break through the cages of religion. क्योंकि कहीं ना कहीं religion, मजहब, आप, it's not that I'm not a religious person, but my idea about religion is very very different. ठीक है, क्योंकि मैं उसको रिकंस्ट्रक्शन से भी जोड़ता हूँ, इकबाल के और नीचियन थॉट से भी जोड़ता हूँ, कुरान के फलसफे से भी जोड़ता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है, जब मैंने हिंदुइज्म के ऊपर वीडियोस बनाई, मैंने हिंदुइज्म को बहुत डिटेल में पढ़ा। इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट आई फाउंड वाज इट्स अ ग्रेट रिलीजन in the sense that you can be an atheist and you can be a Hindu. Yes. You can be a
follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you can be a Hindu as well. So it's actually a way of life. And I think if you dig it deep, you study the Upanishads and their religious text and how they conduct themselves, it can be called a complete code of life as well. And they call it, वो कहते हैं धर्म. वो जब मैं बात करता हूँ हिंदू मजहब की, वो कहते हैं शाहरुख आप सही बात कह रहे हो, लेकिन हमारा धर्म है. मुझे ये लगता है कि सेकुलर थॉट प्रोसेस इंसान को साइंस के करीब करता है, विच इज अ प्रूवन थिंग, लॉजिक के करीब करता है, रैशनैलिटी के करीब करता है, और इंसान के अंदर एक इंटरनल ड्राइव पैदा करता है कि इस दुनिया के जो मामलात हैं वो इंसान ने चलाने हैं. वो कोई हुक्म बहुक्म इलाही नहीं होगा, वो इंसान खुद चलाएगा. देयर वोंट बी एनी डिवाइन लॉ. नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, दिस सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, while a silent majority, a very thin minority in fact, agrees on this, but people at large are absolutely petrified when they hear the word secularism. बहुत ज्यादा. वो तो समझते हैं ये लादीनियत है. ऐसे ही. हालांकि आपने तो सिर्फ स्टेट अपैरेटस से Exactly. मजहब को अलग करना है. दिस इज द बेसिक आर्गुमेंट ऑफ सेकुलरिज्म. That is correct. आपने जब स्टेट चलानी है, तो even a Hindu, if he is competent, he can be the prime minister of ऐसे ही. Pakistan. बिल्कुल ऐसे. Why not? If a Christian is competent, he can be the chief of army staff. Why not? लेकिन हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इसके अगेंस्ट है. अब एक हमारा मिला जुला सा है. अब एक कंफ्यूज. but you cannot have, it's an unspoken or unwritten thing that at the top positions of Pakistan they cannot be a non-Muslim. Yes. अब मुझे एक बात बताएं. Coming to the question or the issue of our debate. जी. I'll give you a thought experiment. Okay. There are two individuals. One is a Hindu. Okay. Highly competent. IQ great, emotional intelligence top notch, has been a topper, and he can be called a genius. He can do wonders for Pakistan. ठीक है. And he is a management guru as well, politically sound as well, eligible to become the prime minister of Pakistan. हाँ. मैं तो वोट करूंगा उसके लिए, जो हमारे मुल्क को बेहतर करे. ये सवाल है आपका. Yeah, but the majority won't vote or won't allow him to come in power. ये वो साइलेंट मेजॉरिटी है. ये वो ये दूसरी वाली साइलेंट. Who is and who, जिनके हाथ में the reins of the horse are in their hands. So where do we go? कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बार कर रहा है कि यार ये जो टॉप पोजीशंस हैं इन पे आप इन लोगों को नहीं आप डाल सकते, या दे कैन नॉट हैव द पॉपुलर वोट ऑफ पीपल बिकॉज पीपल आर ड्रिवन बाय अ सर्टेन डॉगमा. तो ऐसी सिचुएशन में हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस? एंड इज इट जस्ट टू हैव अ सेटअप लाइक दिस whereby people are not rewarded based on their competence but are rewarded based on their religious affinity? It's not only not just, it's also stupid. सीधी बात है भाई. अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपने अपना इलाज कराना है, तो आप डॉक्टर का मजहब पूछते हैं, ये पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर. You need to have the top doctor. Absolutely. Yes. और सारी पाकिस्तान की जितनी एलीट है वो उसको कहें कि यार ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है क्योंकि ये मुसलमान है. Yeah. और वो जो डॉक्टर वो ठीक नहीं है, अगरचे वो हार्वर्ड से पढ़ा है, MIT से पढ़ा है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है. सारी पाकिस्तान की लीड कहेगी आई डोंट केयर अबाउट, मेरा मसला हल कर सकते हैं. yes. तो वो उसके पास जाएंगे जो कि टॉप डॉक्टर है. ठीक है ना. तो इसी तरह आप इकोनॉमी के बारे में भी सोचें, आप मुल्क के बारे में भी सोचें कि जो साइंटिफिकली एग्जामिन कर सकता है, समझा सकता है कि यार ये मसला है, इसको इस तरह ठीक करना है. तो मैं तो उस सोल्यूशन को प्रेफर करूंगा. मैं तो कभी भी इस चीज पे नहीं जाऊंगा कि उसका मजहब क्या था क्या नहीं था. मैं तो इस चीज पे जाऊंगा कि कॉम्पिटेंस किसकी है. Right. तो वही बेस्ट तरीका. So do you believe in democracy, one person, one vote? I do, but my definition of democracy is a bit different from जो liberal definition. Okay. Okay. I do believe in one person, one vote. I do believe in that. मगर अच्छा, मेरी आपसे पॉडकास्ट से पहले ही बात हो रही है. हाँ बिल्कुल. ये जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए जरूर. कि डॉक्टर तैमूर रहमान with multiple degrees, teaching at LUM since 20-25 years, has traveled the world, massive exposure. Your vote is one? Yes. And a person walking, a common man walking on the road, his vote is one. ऐसे ही. For me, it doesn't hold true. मैं तो इस फॉर्मूला से अग्री नहीं करता कि आपका जो सोचने का तरीका है या किसी पढ़े लिखे बंदे के सोचने का तरीका है. I might sound divisive, but that's the true reality कि आप जिस तरीके से दुनिया को, आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है,
That's at a different level. Versus someone who's earning 35,000, 40,000 rupees जी a month. हाँ There's a clear difference between your thought process and the person there. Their vote counts as one. हाँ So how do we do? क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तो प्लेटो के फलसफे से एग्री करता हूँ. हाँ. You need to have either a king, the a philosopher, intellectual elite. intellectual. Why not? हाँ. Why not? देखिए पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी का फॉर्मूला फेल हो चुका है. It has failed miserably. हाँ. So why not हाँ. do an experiment whereby we can have someone or Book Buddy or Dr. Taimur or any XYZ who is intellectually sound, हाँ. right? Who can logic properly, who can have influence on people and push them towards thinking rationally. Let me ask you a question in return. Yeah. आपने मेरी बड़ी तारीफ की कि भाई आप बट आलिम फाजिल टाइप बंदे हैं, आपने टाइम लगाया है, पढ़े हैं, आप पीएचडी किया है, यू नो कितने साल 98 से लेके अब तक 27 साल मैं पढ़ाता रहा हूँ. तो ये बड़ी यू नो वजन वाली बात है. सुन लें आप, अगर सारे इख्तियारात मुझे दे दिए जाए तो 2 मिनट में मसला कर दूं मैं. ठीक है, आपकी आर्गुमेंट है. ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आलिम फाजिल लोग हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, ये जो प्लेटो के फिलोसोफर किंग्स हैं, ये क्या पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे? कर सकते हैं ना. बिल्कुल कर सकते. दैट्स द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट आई लाइक. द इंटेलेक्ट, बट इवेंचुअली they will be voted by the public, yes, right? Yes. And that public is held equal in terms of when they go to vote. Yes, but देखो ना, that's the trouble. So the Marxist and Schopenhauer ने कहा था ना कि if you want to appeal to the masses, if you want to gain popularity or appeal to the masses, appeal to their stupidity. Yes, that can work in the short run. Yeah, but it can never work in the long run. Because if you're constantly appealing to their stupidity and somebody else is constantly appealing to their intelligence, at some point or another something is going to break. And people will realize कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना लॉजिक पे एविडेंस के साथ बात कर रहा है और हमारी जिंदगी बेहतर कर रहा है, और ये बंदा हमें जो है ना बेवकूफ बना रहा है, और हमारी जो सबसे बेस इंस्टिंक्ट्स हैं उनको सिर्फ अपील करने की कोशिश कर रहा है, प्रोवाइडेड there's a level playing field. लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, मैं मानता हूं, मगर फर्ज करें कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती और लेट्स से एयर टाइम देख लें कि लेफ्ट को भी उतना मौका मिलता है जितना राइट को मिलता है, तो क्या आपका ख्याल है जो प्रोग्रेसिव्स हैं पाकिस्तान के, वो पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते थे कि ये जो करवाना चाह रहे हैं आपसे ये बड़ा नुकसानदेह हमारे लिए? बिल्कुल कन्विंस कर सकते. आपने खुद कहा साइलेंट मेजॉरिटी कन्विंस हो सकती, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें द फंडामेंटल इशू इज द सेम. नहीं, when the population of 2.5 million or 20 million, 30 will go to the ballot. Yes. That ballot will have one vote, so one what? person. You can convince those people. देखिए जो आपने सवाल किया है उसके प्रेमिसेस को जरा एग्जामिन करें. उसका एक बहुत अहम प्रेमिस है. उसका प्रेमिस ये है जिसको हम कहते हैं मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, यानी कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ दिस एटम्स जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते. आपने कहा कि जी एक तरफ तैमूर रहमान है जिसके पास पीएचडी है, दूसरी तरफ वो बंदा है जिसके पास है ही कुछ नहीं है. अब ये दोनों वोट करेंगे तो इनके वोट बराबर होंगे. इकबाल की भी ये तनकीद थी और बहुत सारे लोगों की ये तनकीद थी, इवन यू नो नीचा से आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो ऑन. मगर बहरहाल डेमोक्रेसी की ये बड़े अरसे से तनकीद रही है. मगर इस तनकीद में जो प्रेमिस है आर्ग्यूमेंट का वो ये है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जो कि नहीं पढ़ा लिखा. बट दैट्स एक्चुअली नॉट सस्टेनेबल. ये तो एक ऐसा प्रेमिस आपने आर्ग्यूमेंट में इंट्रोड्यूस किया है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता. सोसाइटी में जो चीज एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो दूसरे को कन्विंस कर सकता है कि भाई नहीं, ये तुमने जो किया है, ये जो तुमने वोट डाला है ये ठीक नहीं था, तुम्हें फलाने को वोट नहीं देना चाहिए था, फलाने को देना चाहिए था. और क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी ये है और हमें असल में ये पॉलिसीज चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो व्हाट दिस रिक्वायर्स देन इज कि आप एक इंटेलेक्चुअल वैनगार्ड बनाएं, योर प्लेटोनिक एलीट. ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूं. व्हाई नॉट? मैं इंटेलेक्चुअल वैनगार्ड से एग्री करता हूं. आप एक इंटेलेक्चुअल वैनगार्ड बनाएं. वैनगार्ड से मतलब ये अरावल दस्ता, जिससे मतलब ये है कि जो एडवांस थिंकर्स हैं उनका एक प्लेटफॉर्म बनाएं, वो कन्विंस करें पब्लिक को कि ये चीजें करने की जरूरत है भाईजान, ये करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब देखो अगला प्रेमिस बहुत ही जरूरी है. आप एक पॉलिटिक्स के शागिर्द हैं. जी. फर्ज करें कि मैं आपको फिलोसोफर किंग बना देता हूँ. बहुत आए हैं बाय द वे, हिस्ट्री में कम नहीं है फिलोसोफर किंग्स. मार्कस ऑरेलियस इज फ्लॉप हुए हैं. प्लेटो अपने खुद ट्राई किया था, ये बिल्कुल ट्राई थी, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ. यस. और भी कई यस.
Marcus Aurelius is the only example. Marcus Aurelius is जिसमें हमें thumbs up मिलता है. मगर the basis of his power was not philosophy. yeah. It was the The Roman. basis of his power was not philosophy. Yeah. Was the Roman. Yeah, yeah. Was the Roman state. Yeah. अच्छा. It just happened to be the Yeah. case कि भाई उसने फलसफा भी लिया तो इसलिए Yeah. ये हो गया. वो अलग बात है कि क्रिश्चियंस उससे बड़ी नफरत करते हैं मगर उसको छोड़ो. So what happens? फर्ज करें कि तैमूर रहमान आप कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा मुंडा है एंड गुड नेचर्ड एंड सो ऑन, ये चाहता है कि आप उसको जो है ना सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर बना देते, ठीक है, बट एक्चुअली इट्स अ टूथलेस प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पब्लिक ही उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसने वक्त ही नहीं लगाया कि पब्लिक को कन्विंस करे कि ये काम करना है. अब क्या होगा अगले दिन कि कोई बंदा आएगा, मॉब को राइल अप करेगा और ऐसे उसकी हुकूमत को गिराएगा. लेकिन डॉक्टर साहब, दिस इज द फंडामेंटल बोन ऑफ डिस्कॉर्ड. अच्छा, This is where the problem is. Yes, I agree. पाकिस्तान में पॉपुलर पॉलिटिक्स है ना, पीपल यहाँ पे तो लोगों को एक्साइट करने के लिए you just need to put one allegation and you're gone. Here is what my proposal is. Okay. My proposal is, and again that I agree with the Platonic school of thought and Plato, कि आप philosopher king लगाएं आप पाकिस्तान में. किस सोशल फाउंडेशन पे खड़ा हो? He will work. Give him 10 years. नहीं, उसके पास पावर कहाँ से आएगी? पावर देखिए, okay, let's काम करते हैं. मेरा सवाल Let's nip it in the bud. थोड़ा सा चेंज करते हैं. आप कहते हैं उसको फिलोसोफर किंग को आपने लगा दिया, किसने लगाया? मैं बताता हूँ. हाँ, पाकिस्तान में कौन लगाता है? ओह नो. नहीं, अगर a thought experiment that let's discuss this, that the establishment or the military runs the show in Pakistan. It's an open secret, right? It's a hybrid rule, and it's not even a secret. It's not even a secret anymore. And they would not want to give away their power, but I'm just doing a thought experiment. ठीक है. The military decides or the establishment decides कि यार ये एक शख्स है, यार ये बंदा character wise is good, he's honest, philosopher भी है, समझता भी है, चीजों की डेप्थ भी है, पब्लिक के साथ सिंसियर भी है, और मुल्क को इंटरनेशनली फायदा पहुंचा सकता है. Now who has the power here? The power is with the military, of course. Yeah. But the game is, देखें, the game is ना. नहीं, देखें, डॉक्टर साहब. So this is my finish. Let me finish. Go ahead. It's a 10-year project whereby this gentleman starts educating the nation on the power of reasoning and rationality. तो प्राइम मिनिस्टर का ये काम है कि उस्ताद बन जाए. And then why not? अच्छा. Why not? So my proposal is, what happens? We somehow need to divide the rules of game when it comes to the executive. Okay. Now question. They will have dual roles. One, they will need to implement the laws. And secondly, they would need, in a country like Pakistan, देखिए ये cookie cutter solution नहीं है, ये एक specific customized solution है for Pakistan कि एक कौम जो 38,000 रुपए महाना कमाती है, जो इतनी ज्यादा रिचुअल्स के अंदर फंसी हुई है, उसको कोई ना कोई न्यू फॉर्मूला चाहिए टू कम आउट ऑफ दिस लैबिरिंथ. सो व्हाट आई थिंक इज कि इसके ऊपर एटलीस्ट 10 से 15 साल, मे बी मोर, मेहनत करने की जरूरत है. वो मैंने कहा ना, नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. वी नीड टू रीवायर, रीटूल, रीइमेजिन, reconfigure our thought process as a nation. And this will never happen. My personal point, देखिए मैं भी YouTube videos बनाता हूँ, आप भी बनाते हैं, 10 लोग और बनाते हैं. We are doing our own micro level injections, putting micro level injections. But at a mass level, this will only happen once the executive or politically we decide कि यार कुछ ना कुछ इस कौम का करना पड़ेगा. तो मेरी पर्सनल बैटल भी एक्चुअली यही है कि somehow to get into those power circles, whether it be through YouTube, whether it be through a political movement, or whether it be through educating the nation or being an educationist, कि जब तक आपके पास मैस लेवल पे पावर नहीं होगी. आपने एक वीडियो बनाई थी, आपने कहा था ज़कात can never change the condition of a country. Yes. At a mass level. You agree? That's absolutely true. और ये कभी भी नहीं हो सकता कि not in the present circumstances. It can never change. Things पुराने जमाने में था. But in the current political and social fabric, it can never change. Yes. तो इम्पैक्ट तब आएगा पाकिस्तान के ऊपर जब आप मैसिव पॉलिटिकल लेवल पे लोगों को एजुकेट करेंगे. I agree. So before they think from a dogmatic point of view, they start thinking rationally.
और ये सिर्फ तब होगा जब एक फलसफी, एक फिलोसोफर, एक रैशनलिस्ट ऊपर आके बैठे और लोगों को गाइड करे कि करना क्या है. This is my main argument. I like it, but now this was the argument also of a number of philosophers. Chief amongst them was Voltaire. एक पीरियड था फलसफे की तारीख में जब कई ऐसे फिलोसोफर्स जो कि रैशनलिस्ट थे, जिनको हम मॉडरेट रैशनलिस्ट कहते हैं, they pinned their hopes on Frederick II, on Catherine and several other very important enlightened despots. Yeah. उनको कहते भी enlightened despots क्योंकि वो कुछ enlightened किस्म के बादशाह थे. Yeah. और वो कहते थे कि हाँ ये फलसफा बड़ा अच्छा है और इसको फलसफे को फैलाया जाए and so on. Ultimately जो पावर थी वो उन डेस्पॉट्स के पास ही थी, फिलोसोफर्स के पास नहीं थी. इवन दो वो डेस्पॉट्स जो थे वो काफी हद तक खुद भी इनलाइटेंड थे, मगर उन्होंने जो उस इनलाइटनमेंट को फिर एक एक्सेस पे चलाया. वो एक्सेस क्या था? वो एक्सेस ये था कि हम ये चीजें फलसफे की ना सिर्फ बर्दाश्त करेंगे, उनको प्रमोट भी करेंगे, मगर एनीथिंग जो उनकी इंस्टीट्यूशनल पावर को अंडरमाइन करती है उसको नहीं वो बर्दाश्त करते थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं बर्दाश्त करते थे. एंड दिस वाज द की थिंग दैट ब्रोक द बैक ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द मॉडरेट एनलाइटनमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी. क्योंकि ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट जो आप कह रहे हैं, ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट यूरोप में हो चुका है, बट और कई और जगह. प्लेटो इन हिज बुक द रिपब्लिक गोज अगेंस्ट इट. व्हाट यू हैव जस्ट सेड, उसको छोड़ें. अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा. वो 2600 साल पहले की कहानी जरा छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसकी और सिचुएशन है. राइट, वो किसी और में डिस्कस करेंगे, टेंजेंट में चले जाएंगे. लेट्स स्टिक टू द लाइन ऑफ थॉट. वोल्टेयर और मुख्तलिफ और मॉडरेट एनलाइटनमेंट जिसमें क्रिश्चियन वुल्फ भी शामिल था, उसके अंदर लाइबनिज भी शामिल था, उसके अंदर बड़े ग्रेट नाम शामिल थे. उल्टी तरफ कौन लोग थे? स्पिनोजा वाले लोग. इस तरफ कौन लोग थे? कांट वाले लोग. तो ये सारे लोग मॉडरेट एनलाइटनमेंट के फॉलोअर्स थे और सबके सब ने they pinned their hopes on exactly what you're saying. कि कोई हमें ऐसा बादशाह मिले जो कि थोड़ा सा enlightened हो और वो फलसफे को आगे बढ़ाए, और उनको मिले ऐसे बादशाह. फ्रेडरिक II is considered the epitome. मगर क्या हुआ उस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ, उस पूरी चीज के साथ क्या हुआ? It failed. Why did it fail? Because जैसे ही फलसफा इतना को आगे आया कि उसके नतीजे में लोगों ने फ्यूडलिज्म, मोनार्की, उसकी डेस्पॉट की इंस्टीट्यूशनल पावर पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. क्योंकि फलसफा तो है ही क्वेश्चन की बुनियाद पे. उन्होंने तो करने दे. जैसे ही वो हुआ ना तो उन्होंने उसको उड़ा दिया. जब वो उड़ा तो फिर जो मॉडरेट एनलाइटनमेंट का पूरा प्लान था वो एकदम से डिस्क्रेडिट हुआ. और डिस्क्रेडिट होने के बाद जो फिलोसफी के फॉलोअर्स थे वो किधर गए? वो गए रेडिकल एनलाइटनमेंट की तरफ, वो गए हॉलबाख की तरफ, वो गए डिडेरो की तरफ, और इवेंचुअली वो गए फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ. और उन्होंने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, जिसने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फिर रैशनलिज्म की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की रेवोल्यूशनरी आर्मीज ने फिर धज्जियां उड़ा दी सारे की सारी फ्यूडल मोनार्कीज की वाया नेपोलियन. और जब वो पूरे का पूरा फ्यूडल सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कोलैप्स किया, ऑल्दो शुरू में लग रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कोलैप्स हो जाएगा, मगर फिर उन्होंने पड़खे उड़ा दिए यूरोपियन मोनार्कीज के. उसके बाद रियली फिर दरवाजे खुले कि पूरे यूरोप के अंदर एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज फैल सके. So what is the moral of the story? Moral of the story है. Is there a tangent to this puzzle which can work? मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि you can achieve certain things within that framework. जो फ्रेमवर्क आपने बताया है, मगर उस फ्रेमवर्क की अपनी लिमिटेशंस हैं. जैसे उन लिमिटेशंस को आप टच करेंगे तो वो फ्रेमवर्क कोलैप्स कर जाएगा. बिल्कुल. वो लिमिटेशंस ऑलरेडी हमने टच कर ली हैं. और गौर करें कि जिस इंस्टीट्यूशनल पावर को आप कह रहे हैं कि वही इस इनलाइटन डेस्पोटिज्म के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, एक्चुअली पाकिस्तान की तारीख में उसने ही पहले एक इनलाइटन डेस्पोटिज्म शुरू किया था.
अयूब खान, उन्होंने वही परवेज को लेके आए, वही डॉक्टर फजलुर रहमान को लेके आए। उसी पीरियड के अंदर कियानी मुनीर रिपोर्ट भी है, उसी पीरियड के अंदर फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस होता है, उसी पीरियड के अंदर ढेर सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं। अच्छा एक ओके बट देन we come into a different period of पाकिस्तानी हिस्ट्री, जिसमें वही इदारा जिसने एक पीरियड के अंदर ये सारा कुछ सपोर्ट किया, वही इदारा फिर कहता है कि नई मौदूदीइज्म उसको लेके आ जाए और देवबंदी थॉट को आम करते हैं मुजाहिदीन तालिबान की शक्ल में, और पूरा 11 साल का इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप और मैं पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद उस फ्रेमवर्क के अंदर हम आज तक मौजूद हैं, चाहे आप पीटीआई हैं, चाहे आप मुस्लिम लीग हैं, चाहे कुछ और है, ऐसे ही है। सो let me put you Dr. Saab on the spot. Last sentence. Yeah. That means we already crossed the stage at which enlightened despotism was historically sustainable. Right. That's my point. Okay, so now my point is कि हमें पता है कि डॉक्टर तैमूर is a rationalist. जी, he will always talk about reason. ऐसे ही। We do a thought experiment. ठीक है। We wake up tomorrow. ठीक है। And Dr. Taimur Rahman is the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. ठीक। Let's take it at face value कि आप इस वक्त Prime Minister हैं. ठीक। With all your knowledge, with all your expertise. You won't having any protocol. Protocol नहीं होगा. ठीक। And you need to rework कि you're actually there right now. Okay. You're in the power corridors. ठीक है। और आपके वो 10 साल का एक प्रोजेक्ट, आपने खुद अपने आप को 10 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं कि मैं अब इस नेशन को एजुकेट करूंगा, रैशनलाइज करूंगा. Do you see yourself in this position, by the way? You put me in this position, now I see myself there. Yeah. So what do you think? Yes. If you were put into this position, Yes. what would your roadmap be? मैंने तो एजुकेशन को ऐसा ट्रांसफॉर्म, Yes, that's what, ये actually the point is, सारा मुद्दा ये है हाँ. कि कहीं ना कहीं हाँ. पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग आगे आने चाहिए. पढ़े लिखे लोग should come in the power corridors who do not have political leanings in the sense that they have a specific political agenda to push. The political agenda has to be the welfare of people of Pakistan and nothing else. Yeah, we're talking in very idealist terms here. You see, डॉक्टर साहब आप मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं. नहीं देखो ना, we're talking in thought Yeah. experiments, Yeah. which are fine, Yeah. because they thought experiments हमेशा, we're talking in hypotheticals. A hypothetical बड़ा अच्छा होता है because it reveals to you कि भाई in a given scenario Yeah. क्या होगा. Yeah. But hypotheticals are hypotheticals precisely because they discount certain very important aspects of power and institutional power at that. So, for example, आपने कहा तैमूर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बन जाए, right? This ignores, of course, the fact that in the given institutional scenario, would a Marxist prime minister be acceptable to the powers that be? We can just subtract that in a thought experiment. अच्छा एक और इस, if you were given the power, जी. would you be willing to relegate or relinquish your Marxist ideals? Why should I need to do that? फिर तो बात नहीं, गाली नहीं बात ना फिर. बंदे, क्योंकि ये तो ऐसी बात है कि आप कहें कि भाई बढ़िया जाओ, आप भी जाओ और रीजन को भी छोड़ो. लेकिन उसमें आपको भरपूर होगा. इवेंचुअली जब आपका टर्म एंड होगा, हाँ. तो पाकिस्तान के अवाम का वेलफेयर जो है ना, टॉप लेवल पर होगा. लोग फलसफा भी सीख जाएंगे. लोग ऐसी रियलिटी में नहीं होता ना. कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर साहब आप मार्क्सिस्ट हैं, ये अच्छे ख्याल है, यूटोपियन अच्छे ख्याल है. somehow. Yes. So for instance, if I see myself, for example, मैं अपने आप को सोचता हूँ. एक और हाइपोथेटिकल, जी मैं आपको कहता हूँ कि मैं अगर आपको एक अल्लाह दीन का चिराग दे दूं जी और आप 3 विशेष करते हैं पाकिस्तान को ठीक करते हैं, तो आप क्या विशेष करेंगे? आप मुझे बता दें. जी. मुझे पता है क्या विशेष है. एजुकेशन ठीक हो जाए, रीजन फैल जाए. जी. अच्छा, I'll give you the answer for this. I have an answer. ठीक है. And my answer is I've written it in the form of a book also. Very nice. It's my upcoming book जो 100 में आपको बता भी रहा था. The title is 100 and Pakistan will be turning 100 in 2047. हम लोग will be centenarians 2047 में. 23-24 साल रह गए. हाँ. तो मैंने उस किताब में प्रपोज ये किया है कि 100 things that Pakistan needs to do before turning 100. 100 चीजें जो पाकिस्तान ने करना है, जो मुझे लगता है. हाँ. You can call it my political manifesto as well. तो I have a plan, right? अब वो plan सही है नहीं है, maybe it's too radical for Pakistan, but I have a plan.
तो मेरा पहला जो मैंने आपको चीज बताई, that the first chapter that I've written there is national intellectual audit. We need to change exactly how and why people think. किस ट्रेजेक्टरी पे हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, और एक्चुअली सोचते भी हैं या नहीं है. ठीक. अब वो होगा कैसे? We need to relegate the position of mullah in Pakistan. That's my stance. We need to change the role of madrasa system in Pakistan. For example, मेरा एक उसमें प्रपोजल है कि मदरसे में जो भी मदरसे का प्रिंसिपल और टीचर होगा, हाँ. वो लग ही नहीं सकता जब तक उसके पास बैचलर्स डिग्री नहीं होगी स्टेम्स के अंदर. ठीक है. अब ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मेरा ये प्रपोजल है, क्योंकि जब तक वो फिजिक्स को नहीं समझेगा, केमिस्ट्री को नहीं समझेगा, एंड इट्स ट्रू एसेंस, बायोलॉजी को, मैथमेटिक्स को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एआई को, वो मदरसा में नहीं. एज अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड नॉट लेट हिम लीड द मदरसा इन पाकिस्तान. आई वांट टू डवटेल my next thought with this proposal. I mean, there are, sorry, like you, I will support you in this regard. Yes. There are a lot of things that one can do that can be done better, even within that institutional framework. Oh, ये भी बात. Yes. तो मैं ये चाहता हूँ कि we can collaborate. You, me, and all the progressive people जो पाकिस्तान को साइंसी ज़हन दे सकते हैं, जो पाकिस्तान को सेकुलर सोच दे सकते हैं. सेकुलर, the true secular thought. Rational thought. That rational thought. Not hurting the religious sentiments, but saying कि जब आप state apparatus के अंदर जब भी आप decisions लेंगे, they have to be sans any religious, scientific basis पे. They have to be based on I agree with scientific basis. Otherwise, Pakistan will be left to ऐसे the wind. ये बहुत अच्छी बात की आपने, और ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि आपने अगर एक पॉलिसी बनानी है, लेट्स से आपने एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, आपने हेल्थ केयर की, पॉपुलेशन की पॉलिसी बनानी है, आपने पॉलिसी बनानी है क्रेडिट के हवाले से या एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो यार को डेटा तो लेके आओ, साइंटिफिकली एग्जामिन करो कि क्या है पाकिस्तान में सिचुएशन, उसकी स्टडी करो, उसकी स्टडी करके कोई फैसला करो. ये तो नहीं है कि आप बस आंखें बंद करके कहेंगे कि भाई जिन आ जाएगा वो ठीक कर देगा. ऐसे तो कुछ नहीं आने लगा. साइंटिफिकली चीजों को समझने. Yes, yes. So how about we create a small group? And मेरी डॉक्टर इश्तियाक से भी इसके ऊपर बात हुई थी. डॉक्टर स्वीडन में होता है. So डॉक्टर इश्तियाक was also willing to collaborate, and we can create this group of भटके हुए लोग, people who think rationally, and we can perhaps produce a video series, not only video series, but pragmatically on the ground. For example, a proposal is कि हम लोग गांव देहात का, इन द रिमोट एरियाज ऑफ सिंध, एक बच्चा उठाएं, 2 उठाएं, जिसमें चमक नजर आ रही है, जिसका जीनियस माइंड है, या जो आगे हमें लगता है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, वो आगे नहीं जा सकते. उसको हम लोग पकड़ लें, हम लोग उसको तोड़ तक लेके जाएं, उसको ग्रेजुएशन करवा दें, उसको बाहर जाना है, उसको बाहर पढ़ाई करवा दें, या हम लोग कुछ ऐसा डिजिटल स्कूल शुरू करें. इंडिया में स्कूल ऑफ लाइफ है, बहुत जबरदस्त डिजिटल, वो अब तो वो खत्म होगा, बायजू, with a very terse ending, but at least they are moving in the right direction because they know education is the only passport to success. So how about we create this digital plus physical plus very pragmatic and practical institution whereby कहें कि ये लोग जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम को सोचना सिखाएं. कदम बढ़ाएं. हम इस पे कोई इतराज कर सकता है? ये तो अच्छी बात है. अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को साइंटिफिक थॉट प्रोसेसेस, मेथोडोलॉजी सिखाई जाए, तो इसमें क्या, और फिर ब्राइट स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए, इसमें कौन इतराज कर सकता है? And then we can work our way, we can go to the grassroots, and you never know if we start getting the public support and one of us ends up in the power corridors. अच्छा, anyway, so ये देखो, ये अच्छी बातें हैं सारी, और आइडियलिस्टिक किस्म की बातें भी हैं, मगर फिर ये भी कहना जरूरी है कि अगर बंदा कुछ आइडियल्स के लिए जद्दोजहद ही नहीं करेगा तो फिर तो फायदा भी कोई नहीं है. तो बहुत ज्यादा भी प्रैग्मेटिक होने की जरूरत नहीं है. Okay, a segue, because मेरा काम भी टेक्नोलॉजी का है. How do you see the role of AI and its impact, not only global impact, globally तो हम impact देख ही रहे हैं, autonomous cars and these chat GPTs of the world and Geminis of the world. How do you think AI will impact the future of work globally and in a huge way? Unprecedented. In fact, AI can potentially cause the end of capitalism itself.
And Yeah, that's true. you agree with that? Yeah, that's real. I agree to that. I agree to that. This is the key thing. Yeah. Because अगर सारा काम जो है वो AI कर मैनेज कर ले, जिसको हम डॉग वर्क कहते हैं, तो फिर मतलब है जो इस वक्त लोग डॉग वर्क कर रहे हैं वो क्या करेंगे, राइट? डॉक्टर साहब, आपने वो पढ़ी है बर्टन रसल की इन प्रेज ऑफ आइडलनेस? बहुत पहले, मुझे इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, बट आई रिमेंबर द मेन आर्गुमेंट, बंदे को 4 घंटे काम करना चाहिए. That will come into if it can, happens. but there's a problem of political economy, Shahrukh, which is that अगर फर्ज करें AI does all the work, what happened? Why did मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इकोनॉमिक क्वेश्चन वैसे ही, 1929 की ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुई? उससे पहले फोर्डिज्म का पूरा मॉडल आया, टेलरिज्म, फोर्डिज्म, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि वो रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, ये और फा करके पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई. Whenever you introduce new technology into the economy of a capitalist society, it causes a boom, and then it causes a major depression as well. Yeah. But then it rises up again. But same new foundation with the internet. Yes. So internet was Yes. booming. Then, But I'm and it collapsed, and then it came up with right. Let's not just talk about stocks, because ये तो जो बबल था, ये स्टॉक बबल था ना. Let's also talk about the economy as a whole. तो AI जो है ना, वो इंटरनेट से भी बहुत आगे वाली चीज है. बिकॉज AI के ये जो ग्लास है, ये अब आप एक रोबोट से कहें कि भाई ये ग्लास मुझे बना दो, ठीक है ना, बल्कि मुझे ये डिजाइन भी कर दो, ग्लास बना देगा, उसमें पानी भी डाल देगा, आपको पिला भी देगा, और ये भी कि मुझे अपने यहाँ ग्लास डिजाइन करके दो, शायद वो ये भी कर, राइट? सो व्हाट दैट मीन्स इज के ह्यूमन लेबर मिनिमाइज होता चला जा रहा है. अब मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं, आप कहते हैं कि फिर मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करता हूँ, फिर लोगों के सर के ऊपर से बात निकल जाती है, मगर कभी कभार यूज करनी भी पड़ती है. इसको हम कहते हैं नेसेसरी लेबर. ठीक है, नेसेसरी लेबर इज द लेबर दैट रिप्रोड्यूसेस इट्स ओन वैल्यू. तो कैपिटलिज्म में जब जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ये है कि नेसेसरी लेबर कोलैप्स होता चला जाता है. द अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड, एंड दिस इज tallies closely with what Russell said, the amount of time you need to reproduce the commodities that you need to consume is reduced, continues to be reduced. समझ आ गया मैंने क्या कहा? थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही. So मैं 1 घंटे के अंदर भी इतनी पैदावार कर सकता हूं कि मैं 1 दिन में भी वो खा नहीं सकूंगा. Let's put it that way. और फिर 10 साल बाद मैं हो सकता है वो 5 मिनट में प्रोड्यूस कर जाऊं, और फिर और मजीद 10 साल बाद हो सकता है कि मैं 1 मिनट में इतनी पैदावार कर दूं कि मैं पूरे साल में भी कंज्यूम ना कर सकूं. तो AI में ये पोटेंशियल है. Now when that will lead to deflation. That can be one of the causes. But the main thing is कि जब ये necessary labor गिरता चला जाएगा, तो capitalism. Why do we need to work? Exactly. And why do we need to work for others? And why would somebody hire you? And if somebody doesn't hire you, let the people who have the money, let's say I have the money, why would I hire you, Shahrukh? मैं वो काम ऐसे करा दूंगा. मैं वो काम ऐसे कराता हूँ. That means 99% unemployed हो जाएंगे. अगर 99% unemployed हो गए तो वो तो पिच फॉर्क्स निकाल के सड़कों पे आ जाएंगे. लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, मैं ना थोड़ा सा, आई एम एन आइडियलिस्ट एंड एन ऑप्टिमिस्ट. I often question myself and I often question the people around me. Then why does anyone work? कोई शख्स क्यों काम करता है? मेरे ख्याल में इंसान के लिए बड़ा belittling और demeaning है. In countries like us, where the only reason why we work is to make both ends meet. Yes. In most countries. In most countries, that's why they work. Yeah, but I think that the reason why anyone should work should be to fulfill their creative. I agree. That's a very Marxist thing, by Marx भी ये कहता है. Yes. काम इसलिए करे कि अंदर उसको बेचैन कर रही है उसकी क्रिएटिविटी, उसके इंस्टिंक्ट्स. मगर मेरा सवाल जो है ना थोड़ा मुख्तलिफ है. वो ये है कि इस वक्त जिस तरह से इकोनॉमी स्ट्रक्चर्ड है, जिसके अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज 1% के पास है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ली है. ये खुद नहीं हो जाती. ठीक है ना? I mean 99% जो है they work for other people, right? You just can't get up and say, oh, I'm going to do my own work. कैसे करेंगे? आपके पास कैपिटल ही है. कैपिटल जो है वो कुछ लोगों के पास. ठीक है. सो फर्ज करें कि कैपिटल नो लॉन्गर रिक्वायर्स लेबर पावर बिकॉज उसके पास AI आ चुका है, उसके पास रोबोट्स आ चुके हैं, थोड़ी सी लेबर पावर की जरूरत है 5%. तो बाकी सरप्लस पॉपुलेशन किधर जाएगी? सोशल क्राइसिस पैदा होगा. They'll have to find something else. They'll have to upgrade themselves. They can talk some that's what they need to. But for industrial revolution, क्वेश्चन कर रहा हूँ, how will they upgrade themselves? बिकॉज देखो उनके पास पैसे नहीं है तो एजुकेशन नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, स्किल्स नहीं हासिल कर सकते. मैं आपको इसका फॉर्मूला, और अगर कर भी ले अपग्रेड तो AI को मैच नहीं कर सकते.
they will have to upgrade. देखिए मैं आप मान लिया, मैं इसको नहीं मैच कर सकेंगे ना। AI को मैच नहीं करना. You be the developers. What has नहीं तो what has Silicon 7 billion people can't be the developers यार. देखिए डॉक्टर साहब, ये this is where we need to understand. Pakistani nation needs to understand this thing. नहीं ना ये कि somehow they need to play ठीक है behind the camera. They have to be not the consumers but the manufacturers and creators of those technologies. अब जैसे बैंक का teller is redundant. I agree. We do not need them. इसी तरह म्यूजिक में तो कहता हूँ singers are also redundant except for the live show. Because AI can recreate Mohammad Rafi and Kishore Kumar with unbelievable accuracy. अब singer ने क्या करना है? Singer needs to hone his skills to be absolutely great when it comes to live performance. मैं आपको इसकी एक example देता हूँ. A.R. Rahman is a great musician, one of the best. Oscars, Grammys, Emmys, everything. लेकिन he is a disaster when it comes to live performance. I haven't had the good fortune to listen to him. A.R. Rahman की live performance इंतहाई boring और stale होती है. So he needs to invest because he thinks he knows that he might become redundant. He's already working, by the way, on AI, A.R. Rahman. So if he knows that he will become redundant or his voice will become redundant, he would look, or any sane individual will look for new avenues of thought, new avenues of learning. Yes, yet what you're not recognizing is that this is not just about intellectual capacity. It's also about economic resources. अगर economic resources 1% के पास हैं और 1% ने basically employment generate करती, पहली बात तो ये कि क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? Okay, that's half the problem solved. अगर 1% फर्ज करो, उसके पास पैसे हैं, उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, वो अगर फर्ज करें कि वही काम AI से करवा सकता है जो कि और वो करवाए, सब you can't वो फिर जो लेबरर है उसको डिस्प्लेस करेगा ना, कैसे ना करे. और अगर तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि labor is not entirely is displaced but not unnecessary. जैसे Fordism जब आया तो लेबर डिस्प्लेस हुआ मगर अननेसेसरी नहीं हुआ. तो फिर तो मैं समझ सकता हूं कि वो एक सेक्टर से मूव करके दूसरे सेक्टर में जाएंगे, जिससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती, इवन ग्रेट डिप्रेशन पैदा होती. मगर हमारी प्रेमिस आर्ग्यूमेंट की ये थी कि AI इतनी डेवलप हो जाए कि नेसेसरी लेबर कोलैप्स कर जाए, जीरो नेसेसरी लेबर हो, नेसेसरी लेबर 3 सेकंड का हो जाए, ठीक है. तो फिर वी आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर. उसकी सिचुएशन ये है कि वो जो 1% कैपिटलिज्म विल कोलैप्स. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन. क्योंकि जितनी चीजें कैपिटलिस्ट बनाते हैं वो सारी की सारी चीजें वो ह्यूमन लेबर के बगैर बना सकते, ठीक है. ये सारे फोन्स, गाड़ियां, माइक्रोफोन, सब कुछ फर्ज कर लें कि जो 1% टॉप कंपनीज हैं वो तमाम चीजें जो बनाते हैं, आज जो बना रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें प्योरली रोबोट से और AI से बना सकते हैं. उनको एक बंदे की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चौकीदार के अलावा, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जितने लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको वो एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं, करेक्ट. अब अगर वो सारे के सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो जो चीजें मैं बना रहा हूं वो खरीदेगा कौन? समझ रहे? दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म. अगर आप नेसेसरी लेबर को जीरो पे ले जाते हैं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा. But you cannot stop the juggernaut. Thank God. That's my hope. That was exactly right. Yeah. Capitalism collapses in the weight of its own contradiction. Yeah. That was Marxist. That was one of the. तो AI, तो मैं तो कहता हूँ AI उड़ा दे सरमायादारी को. हाँ, एक पॉइंट देखा ना यार, बात ये है कि हर सिस्टम जो है ना वो हिस्टोरिकली वैलिड होता है ऑल टाइम के लिए. मैं हमारे जो मजहबी दोस्त हैं उनको भी ये बात समझाता रहता हूँ कि कोई भी, मेरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि जब when the Islamic Revolution happened in the 7th century कि वहां कोई सियासी निज़ाम नहीं था, वहां कोई मुआशी निज़ाम नहीं था. मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि उस जमाने का सियासी और समाजी निज़ाम और मुआशी निज़ाम और कानूनी निज़ाम उस जमाने के हालात से मुताबिकत रखता हो. और जैसे ही आप उस पीरियड से आगे आते हैं तो जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम है वो भी चेंज करना ही पड़ेगा. दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ द रिलीजन. द एसेंस ऑफ द रिलीजन वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक मोनिज्म. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लोग समझ नहीं आती. जो सिस्टम है ना, दैट्स अ मीन्स टू एन एंड. द पॉलिटिक्स इज द मीन्स टू द एंड. Means to an end. It's not the end. True. So
that can be changed and that has to be changed. Last thought. So last thought. कैपिटलिज्म भी अपने लिमिट, AI जो है ना उसकी लिमिट है एक तरह से, उससे आगे नहीं जा सकता. Last thought. Do you think Pakistan will ever be able to become a secular Yeah. state? So, for instance, Azerbaijan is a declared secular state, हाँ. right? इसी तरह आप जॉर्डन चले जाएं, Turkey in its demeanor, Malaysia. These are ideal Muslim countries. आइडिया क्या नहीं, पाकिस्तान में सेक्युलर तो है. क्या पाकिस्तान में ऐसा होगा where we can come out of this? And if that happens, what will lead and how far is this secular thought ये तो to इनएविटेबल, becoming ये शायद democratic? हमारी उम्र में हो या ना हो, मगर ये तो इनएविटेबल है क्योंकि दुनिया का तारीख का ट्रेंड ही इस तरफ है. और मेरा ख्याल है जो लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि वो हार रहे हैं. उनको ये, इसीलिए वो ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा फिर वायलेंस भी यूज करते हैं क्योंकि वो वायलेंस के जरिए तारीख के पहिए को पीछे की तरफ मोड़ना चाहते हैं, मगर वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते. साइंटिफिक थॉट ने क्लेरिकल थॉट को, नॉट रिलीजन पर से बट क्लेरिकल थॉट को जरूर, थियोलॉजी जिसको मैं कहता हूँ, उसको रिप्लेस करना ही करना है. और जो जदीद तकाजे हैं उनको लेके आना ही आना. सो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जो है वो उस तरफ जाएगी क्योंकि वो जो कवानीन, वो मैंने बड़ी तफसील से एक्सप्लेन भी किया है. शाहरुख, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स, जो मेडिवल स्टेट्स थे ना और जो मॉडर्न स्टेट्स है ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि जो मेडिवल स्टेट्स थे ना उसमें आज वाले उसमें कॉन्सेप्ट पता है क्या था? उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि एक खलीफा है और खलीफा जो है ना वो रूल करता है ओवर कम्युनिटीज, और वो कम्युनिटीज बजाते खुद इंटरनली ऑटोनमस कम्युनिटीज थी जिनका एज कम्युनिटीज खलीफा के साथ रिलेशनशिप था. यानी कि क्रिश्चियंस जो थे, फर्ज करें किसी इलाके के, वो एक मिल्लत में ऑर्गेनाइज्ड होते थे और मिल्लत की पूरी रिलेशनशिप थी, इंडिविजुअल के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं. अब जो रियासतें हैं ना उसमें रियासत का हर मिल्लत के साथ नहीं, इंडिविजुअल के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसमें सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है. इसमें फिर रियासत जो है ना उसको गारंटी करना होता है कि भाई हर बंदे की बराबर के हकूक होंगे. तो ये तो जाना ही है वहां, तो ये नहीं रोका जा सकता. और उससे उसी में मैं उसी साइंटिफिक रैशनलिस्ट सेक्युलर थॉट से ही हम तरक्की की राह पे निकलेंगे. ग्रेट. आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो चुका है एंड आई होप टू सी यू इन कराची. एक चीज हमारी रह गई जो मुझे आपसे जरूर डिस्कस करनी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा आ रहा था कि शाहरुख, यू शुड रिस्पॉन्ड टू डॉक्टर तैमूर's critique on Friedrich Nietzsche because he is my favorite philosopher. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो फ्रीडरिक नीचा के आइडियाज के ऊपर. बाय द वे, इन अ नटशेल, व्हाटएवर, मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी. हाँ, सारी देखो ना, तैयारी का किया. more or less whatever you said makes sense. It's just a different way of looking at. I see him from a different lens and you see him from a different idea. Yeah. And देखो ना, बात ये है कि let's be fair to Nietzsche. ठीक है, number one, he is a brilliant stylist. My God, मैंने कॉलेज में नीचे दस बोक ज़ारथुस्त्रा पढ़ी थी जब मैं 18-19 साल की उम्र का था. Wow. 30 years ago, whatever, right? And I was blown away. I was like, oh my God, बाबा क्या की रहा है, मैंने समझ नहीं आ रही, मगर राइटिंग है यार, क्या राइटिंग है. इट्स absolutely, it's beautiful. जर्मन में अगर कोई पढ़े तो उसको और भी मजा है. Prophetic expressions. हाँ, जो एफोरिस्टिक स्टाइल है. Yeah. I mean, अगर आप कांट को पढ़ते हैं, इवन फ्रैंकली हाइडेगर को पढ़ना यार, no way, बहुत मुश्किल. रूट कनाल करा ले बंदे. It's also some of it is also correct technically, but some of it is just bad writing. Yeah. Time temporalizes itself. भाई क्या ना, time unfolds. अच्छा, बैड राइटिंग नीचा की भी है, बट यू नो द वे वो उसने लिखता ना, एच.ई. होमो में उसने लिखा है कि जो बात मैं 2 लफ्जों में 2 लाइनों में कह देता हूँ, people write books for that, and that is so true. That's the aphoristic style as well. Yeah, that's the aphoristic style. So in a thinker who is expressing himself in that particular idiom, that particular style, of course, then you will emerge with multiple interpretations from that. If that can happen. Kaufman की एक interpretation है which has been hugely influential. Mainstream वही interpretation है. मैं मानता हूँ कि मैंने जो बातें कही हैं वो mainstream से हटके हैं. कि कोई कॉलेज कोर्स आप पढ़ेंगे तो आप और चीज पढ़ेंगे, और जो मैंने पढ़ा है वो और है. वो it's not the popular point of view, but it's the point of view that I think is the basis and the reason why the Nazis considered him their ustad, mohtaram.
You see, Yeah. and that is also something that requires explanation. After all, that could not have been random, yaar. Yeah. You know, Yeah. why wouldn't they have picked Kant or somebody else? Yeah. They picked him. There was a reason why that happened. Okay. इस थॉट को जारी बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग थॉट, तो इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे. एंड इट वाज ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू डॉक्टर साहब, एंड विल मीट अगेन. Thank you so much.